एर्दोगान जो खलीफा कहते हैं वो पहुंचे यूएनएससी में, अपना यूएंगा में, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में, उंगा में, और वहां उन्होंने कश्मीर को लेकर जहर उगला। ये तुर्की की पुरानी आदत है, वो अपने घर से ज्यादा उन मुद्दों पर बात करता है जो दूर के होते हैं। यूएनएससी के प्रस्ताव के अनुसार हल करने की अपील की है। एर्दोगान कश्मीर को लेकर पहले भी जहर उगल चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी और तुर्की के TB2 या बरकता ड्रोन का क्या हाल हुआ था ये भी जानता है तुर्की की मजबूरी ये है कि उसने पाकिस्तान के साथ जाकर भारत के साथ कभी भी आगे होने वाली किसी नज़दीकी को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। ये चुनाव तुर्की का है और तुर्की की आवाज़ में ये जोश इसलिए आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले इस बात को कहा था कि तुर्की के एर्दोगान से मिलकर और उनको जानकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत अपनापन महसूस करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर टिप्पणी की। एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में कश्मीर का मुद्दा उठाया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर खुशी जताई, जबकि गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर हमला बोला। उन्होंने दक्षिण में शांति और स्थिरता बनाए रखने को सबसे जरूरी बताया। एर्दोगान ने महासभा में कहा, हम पिछले साल अप्रैल में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद से संघर्ष विराम से खुश हैं, जो टकराव में बदला था। उम्मीद करते हैं कश्मीर के मुद्दे का हल संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के आधार पर हमारे बहनों और भाइयों के हित में बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। लेकिन एर्दोगान इस बात को नहीं बताना यहाँ पर भूल गए। एर्दोगान ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उस लड़ाई में एर्दोगान को भी जो मात मिली है वो एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल थी, क्योंकि जितना ये लड़ाई खींचती उतना एर्दोगान या तुर्की के उन इक्विपमेंट का तबाही मस्ती, उनकी इज्जत लुटती पूरे डिफेंस मार्केट में। हो सकता है वो इज्जत बची इसलिए खुश हैं थोड़ा एर्दोगान इस वक्त। मनोज कुमार जी, मान न मान मैं तेरा मेहमान, एर्दोगान को लेकर यही समझ में आता है। लेकिन 2 चीजें यहां एर्दोगान के फेवर में जाती हैं। एक तो नाटो का मेंबर है, दूसरा आजकल डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लोगों से गले बहुत मिल रहे हैं। देखिए राजीव जी, बड़ा अच्छा आपने अभी विश्लेषण किया एर्दोगान का, क्योंकि देखिए अभी ट्रंप ने उनकी पीठ पे शाबाशी दे के आए हैं, तो ऑब्वियस उसी का वो अभी रोल प्ले कर रहे हैं UNGC में। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने तुर्की जैसे देश को ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देश को एक्सपोज किया। भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो जियो पॉलिटिक्स है खास करके, और उसका इम्पैक्ट मतलब आर्थिक नीति के साथ साथ हमारा जो पर्सनल संबंध है उन देशों पे पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और टेररिस्ट को क्या सजा देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, उसको पिन पॉइंट उसको डिस्ट्रॉय किया पूरे इस पाकिस्तान की धरती से। और उसके पीछे जितने भी ताकतें थी, चाहे वो तुर्की हो, चाइना हो, अमेरिका हो, ये सारे एक तरीके से धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक्सपोज होकर दिख रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से ट्रंप ने नोबेल पीस के लिए फिर से आज उन्होंने जो 7 सीज फायर की जो बात की, इजराइल ईरान की बात की, रवांडा कंगो की बात की, आर्मेनिया अजरबैजान की बात की, इजिप्ट और इथियोपिया की बात की, और साथ साथ भारत और पाकिस्तान की। क्या करें मनोज जी क्या करें? चांदनी चौक दिल्ली के जाकर एक नोबेल प्राइज बनवाकर भिजवा ही दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप को। वो नोबेल के लिए बहुत परेशान है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है। और चांदनी चौक में ऐसे नोबेल बहुत सारे मिल जाते हैं और वो थोक में भी मिलते हैं वहां पर। खैर, ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं हल्का ले गया थोड़ा चीजों को, लेकिन ऑप सिंदूर की बात हुई है और एर्दोगान ने भी उसी बारे में बात की UNGA में। क्या यहां पर हमको यह देखना चाहिए कि भारत ने जो 11 एयर बेसेस थे, जिनमें 3 स्पेशल थे, नूर खान रावलपिंडी, सरगोधा जिसके बारे में सपोजिटली न्यूक्लियर साइट के बारे में हम बात करते हैं, न्यूक्लियर नर्व, और जैकोबाबाद, क्या इन तीनों ने सारा का सारा जो कहानी वो पूरी तरीके से सेट कर दी कि एक और स्ट्राइक अगर वहां हो जाती है तो पाकिस्तान एक केस स्टडी बन जाएगा, इसलिए जितनी भी जल्दी हो सीज फायर करवा दिया जाए, और फिर उसके लिए तारीफ के कसीदे अब कड़े जा रहे हैं। क्या यही असलियत थी?
देखिए, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई रोकी वो अपनी शर्तों पे रोकी। हिंदुस्तान का मकसद था पहले टेररिस्ट कैंप उड़ाना। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हमने दिखाया कि हम आपके एयर बेसिस को भी टारगेट कर सकते हैं। और सरगोदा को जब टारगेट किया तो हम लोग भी जब आर्मी में थे तो हमारा भी एक मिशन हुआ करता था, एक एम हुआ करता था कि कब पाकिस्तान के इन एयर बेसिस पे स्ट्राइक हो, क्योंकि एक डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ बढ़ता है। पहला काम होता है उनके एयर एसेट्स को नुकसान पहुंचाना। तो सरगोदा जब स्ट्राइक हुआ तो भारतीय सेना के हर जवान उतना ही खुश हुआ जितना कि हर एक का एक ड्रीम था। अब हमने जब अपना मकसद अचीव कर लिया तो हमने इस चीज को सीज फायर किया। ये किसी के इन्फ्लुएंस नहीं था। हम इस कॉन्फ्लिक्ट को और आगे नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि उनके डीजीएमओ का बात हुई है, उन्होंने हमारे डीजीएमओ को रिंग किया, घुटने टेक के अनकंडीशनल सीज फायर की बात की गई। तो हिंदुस्तान का मकसद अचीव हुआ था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के नागरिकों या उनके एसेट को क्षति नहीं पहुंचाना चाह रहा था। हमारी लड़ाई ये एक टेररिज्म के अगेंस्ट थी, और टेररिज्म का हमने एक नमूना उनके लिए पेश किया कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके टेररिस्ट कैंप को तो हम नुकसान पहुंचाएंगे, अगर आप उनके सपोर्ट में आएंगे तो आपके तमाम उन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में की हैं। इसका तमाम लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से लेके हर आदमी इसकी मैं जानबूझकर सर इसको इनकैश किया जाए। मैं जानबूझकर इस चर्चा में आपको लाना चाहता था, क्योंकि मैं सरगोदा, नूर खान और जैकोबाबाद की बात, अगर डोनाल्ड ट्रंप भी वही कर रहे हैं यूएनजी में जाकर और एर्दोगान भी वही कर रहे हैं, तो दोनों का दर्द समझ में आता है कि इन तीनों एयर बेसिस से इन दोनों का ही कुछ फायदा जुड़ा हुआ था, जिसकी तबाही इनको अंदर तक हिला गई। और डोनाल्ड ट्रंप इसका फायदा इस तरह से उठा रहे हैं कि उन्होंने भारत पाक युद्ध रुकवा दिया। हालांकि भारत ने संसद में कैटेगोरिकली, भारत सरकार ने साफ कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल ही नहीं था। अब ये तकलीफ दिखेगी सर, अभी कुछ दिन और दिखेगी और भारत का जवाब भी सामने दिखेगा। बहुत धन्यवाद।